नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मुझे जवाब चाहिए लेकर हाजिर हैं हम बात कोरोना की। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री तीसरी लहर को लेकर काफी संजीदा दिखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को अभी लोग मजाक में ले रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमें मास्क और वैक्सीनेशन पर खास ध्यान देना होगा। साथ ही 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी हिल स्टेशन पर बढ़ती भीड़ पर भी चिंतित दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहाड़ों पर बढ़ती भीड़ चिंतित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में जोर देकर कहा कि हिल स्टेशंस में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने भारी भीड़ उमड़ना ठीक नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले देश के कई इलाकों में वैक्सीन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। देश की राजधानी में भी वैक्सीन की किल्लत है, जिस कारण कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा। पंडारा पार्क के नवयुग स्कूल वाले बने सेंटर पर वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया क्योंकि वहां वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी लोगों ने वैक्सीन न मिलने को लेकर खूब हंगामा किया, प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कोयम्बटूर के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर 400 लोग सुबह से वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई। इसके बाद इन लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर बवाल किया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उसका कारण है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है। कल थोड़ी सी वैक्सीन आई है जो कि आज तक चलेगी, 1.5 लाख के करीब आई है, तो वैक्सीन की कमी है। कोविशील्ड आई है 1.5 लाख के करीब, पर वो आज ही चलेगी, कल से फिर सेंटर बंद है। अब 1.5 लाख के करीब है, 1,68,000 हमारा एग्जैक्टली है। कल आधा दिन नहीं, हम तो खूब लगाने को तैयार है। मिल जाए तो हमें तो जब भी मिल रही है, आप देख रहे हैं बार बार बंद करना पड़ रहा है। हम हरियाणा के सिस्टम पर तो चल नहीं सकते कि बचा के रख लो। हम तो कह रहे जैसे ही मिल रही है तुरंत लोगों को लगा। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन संकट के चलते वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रोक दिया गया था, जिसे आज से फिर से शुरू किया गया। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आपके लिए। जहां सोमवार को वैक्सीन की कमी देखी जा रही थी, तो वहीं मंगलवार में केंद्र की तरफ से दिए गए वैक्सीनेशन का अब पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसे ही तमाम लोग जाकर वैक्सीन लगाते नजर आ रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे ये नजारा कि यहां से वहां तक लाइनें हैं और लोग बढ़ चढ़ कर यहां पर वैक्सीन लगा रहे हैं। ये 18 से 44 वालों के लिए सेंटर है। दिल्ली सरकार का ये जो सेंटर है ये मौजूद है दीनदयाल उपाध्याय रोड पर, और यहाँ की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर, मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर तनीषा हूँ। डॉक्टर तनीषा मैम, अभी हम बात करें तो सोमवार यानी कल जो बीता है, वैक्सीन की कमी थी, जिसकी वजह से सेंटर बंद थे। तो ऐसे में आज क्या स्थिति है? कितनी वैक्सीन अभी तक आई है? कितने लोगों को डोज आपने दे दिया, पहला या दूसरा डोज? हाँ, तो पिछले कल हमारे यहाँ पे 4 साइट है, 4 में से 3 खुली थी। 3 में से जो 2 साइट्स थी, एक टीचर के लिए एक्सक्लूसिव थी, एक मीडिया के लिए एक्सक्लूसिव थी, और एक था जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ हमने 200 लोगों को वैक्सीनेट किया है। जो जनरल पब्लिक के लिए था वो हमें 20 वायल प्रोवाइड की गई थी। हमने पूरी यूटिलाइज करके उतना किया है, और उसके अलावा टीचर और मीडिया जितने लोग आए थे हमने उनको वैक्सीनेट किया है। तो आज 4 साइट हैं, चारों की चारों खुली हैं। एक जनरल पब्लिक के लिए है, इसमें हमें 150 डोजेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो अभी तक 140 के करीब लोग आ चुके हैं। हमने कैपिंग कर दी है क्योंकि जो 10 डोजेस हमने रखे हैं ताकि उन लोगों के लिए जो ऑन स्लॉट लेकर आते हैं, अपना ऑनलाइन बुकिंग करा के आते हैं, उनके लिए है। तो अभी ये डोजेज फ्लक्चुएट हो रहा है। वी आर नॉट श्योर कल कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। जब हमें डोजेज मिलेंगी, जैसे ऑर्डर आएगा, वी आर प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज। तो लगातार हिसाब से अगर हम कहें तो अभी डोजेस क्या कंटिन्यूएशन में मिलती नजर आएंगी? आपको क्या उम्मीद लग रही है? आपने कोई अपने सीनियर से कुछ बात की कि क्या कल की क्या स्थिति होगी, आने वाले कल की, या फिर 2 दिन बाद की क्या स्थिति होगी? यस, दिस इज ऑब्वियस दैट देयर इज वैक्सीन शॉर्टेज। दैट्स व्हाई वी हैव बीन आस्क्ड टू कैप इट, कि हमें डोजेस एक लिमिटेड मात्रा में मिल रही है कि इतने ही लोगों को आप वैक्सीनेट इतने दिन में कर सकते हो। ड्यूरेशन कम कर दिया है, तो उससे यही इंडिकेशन है देयर इज वैक्सीन शॉर्टेज। आई एम नॉट श्योर हाउ, एंड आई एम नॉट द अथॉरिटी टू टेल यू कि कितना कब तक होगा और कब आएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी में आएगा। जितना हमें प्रोवाइड किया जाएगा हम उतना वैक्सीनेट करेंगे। कि अगर सरकार वैक्सीनेशन देती है तो हम वैक्सीनेशन लोगों को दे पाएंगे, और इसी कदम पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वैक्सीन आगे से नहीं आती तो इस तरह जो सेंटर पे आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन लोग लगा रहे हैं, तो आने वाले समय में यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी।
आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कीजिए, तमाम जानकारों से बात कीजिए, तो उनका कहना है कि अगर हम तीसरी लहर को भी मात देने की स्थिति में आ सकते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह वैक्सीनेशन हो सकती है। तमाम खबरें जहां वैक्सीन की कमी है इस सवाल उठाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चीज पर संजीदा नजर आए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए पहले सुन लेते हैं। मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा, और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है, हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं, उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, लेकिन जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं उस पर चिंता जताई प्रधानमंत्री ने और कहा कि अगर बड़े आयोजन हैं तो उसे टालने और मुलतवी करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे रोकने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर अपने आप नहीं लाएगी, उसके वाहक हम ही कहीं ना कहीं बन जाएंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ साधना भारती, कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गई हैं, इस वक्त स्वागत है आपका। संजय गुप्ता भाई मेरे साथ शिवसेना से जुड़े हैं। साथ ही एनके गांगुली साहब, पूर्व डीजी आईसीएमआर मेरे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर विवेक गुप्ता, एचओडी कार्डियो, अपोलो अस्पताल दिल्ली मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर एनके गांगुली, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेता हूं। पूर्व डीजी आईसीएमआर, कोरोना की तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं हम? अब तक जो कुछ भी आप देश में देख पा रहे हैं, क्या हम तैयार हैं? लगता है डॉक्टर एनके गांगुली के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता आपके पास आता हूं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सवाल आपसे यही कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं? तीसरी लहर से हम लोग इतना ज्यादा अब कहने के लिए बहुत जरूरी है। अभी तैयारी है कि नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात कह सकते हैं कि तीसरी लहर में अगर डेल्टा प्लस अगर कहर मचाता है या डेल्टा वायरस कहर मचाता है, जो अभी तक के हमारे परिणाम हैं, जो अभी तक बताती हैं, वैक्सीनेशन का जो सेकेंड डोज जिसको लग चुका है वो डेल्टा प्लस पे इतने कारगर नहीं है, और जिसको वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज लगा है उसको तो खास करके ओनली 33% प्रोटेक्शन है। सेकेंड डोज के बाद 66% है, डेल्टा वायरस के लिए है। कमिंग टू डेल्टा प्लस वी आर नॉट श्योर। तो अगर जिस हिसाब से अनलॉकडाउन हुआ और लोगों ने, सैलानियों ने घूमना शुरू कर दिया, टूरिस्ट में, और कांवड़ की यात्रा भी शायद होने वाली है या स्टॉप करेंगे, मुझे लगता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमारे पास सेकेंड वेव में, जैसा कि आपको पता है और सबको पता है, कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई, पिछले हुआ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वायरस इतना विरुलेंट था कि चौथे पांचवें ही इतना सीवियर निमोनिया होता था कि पेशेंट को उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी और 7वें 8वें दिन मृत्यु हो गई या पोस्ट कोविड डेथ हुई। हमको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट ए इजी केस एंड वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। थर्ड वेव के लिए तैयारी तो जितने वेंटिलेटर हमारे पास, जितने बेड्स उस समय आए थे, और अभी एक स्टडी आई है कि थर्ड वेव का जो वायरस है 1.7 टाइम्स मोर विरुलेंट
की संभावना है और मोर कॉन्टिन्यूअस। ऐसी कंडीशन कि हमारे जो बेड्स बने थे टेम्पररी, उस समय तो एंड ऑफ द कोविड वेव 2 हम लोग कुछ संभाल पाए थे, लेकिन एक साथ जो सर्ज आया था उसमें दिक्कत आई थी। मैं दो बातें बताना चाहता हूँ आपके चैनल से। वैक्सीनेशन में अभी देरी है, हमको प्रोटेक्शन के लिए ये आपका जो कोविड प्रोटोकॉल है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजेशन, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, ये एक तरह का शैम हो जाता है। शैम मतलब ये होता है कि हम लोग चाहते हैं, करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। उसका रीजन है, जब अनलॉकडाउन होता है, जब आपके रिसेप्शन होते हैं, जब पार्टीज होती हैं, जब मैरिज सेरेमनी होती है 50 के बावजूद भी, जब फोटो शूट होता है, तो खुद देखा मैंने, तो कल की बात है, तो सब लोग मास्क उतार देते हैं बिकॉज इट इज ए वेडिंग सेरेमनी। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये चाहूंगा कि टू फाइट द कोविड देयर शुड बी अ पार्शियल लॉकडाउन अगेन for some time. Let us wait and watch. We cannot afford. आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिसका डर अब जताया जाना शुरू कर दिया गया है डॉक्टर विवेक गुप्ता, कि हम पार्शियल लॉकडाउन की तरफ अब सोचना शुरू कर दे। जो तस्वीरें हमने देख ली हैं उनसे डर लगता है कि हमने जो अचीव किया था उस चीज को कहीं हम अपनी ही गलतियों से, वो किसी की भी हो, खो ना दें। मेरे साथ डॉक्टर एनके गांगुली एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर एनके गांगुली, पूर्व डीजी आईसीएमआर, क्या हम थर्ड वेव के लिए तैयार हैं? एक्चुअली हमें दो तीन चीज का वो लेना पड़ेगा, जायजा लेना पड़ेगा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें दोनों डोज वैक्सीन के देने पड़ेंगे। हमने अभी तक 20% लोगों को एक डोज दिया है। अगर दोनों डोज नहीं देंगे तो वो कारगर नहीं होगा। हमें किसी तरह से ये ठीक करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि सप्लाई चेन ठीक करनी पड़ेगी। वैक्सीन के सप्लाई चेन अगर ठीक कर दें तो वो बहुत कारगर होगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन की कमी महसूस हो रही है सारी जगहों में, वो सप्लाई चेन की कमी के कारण हो रही है। तीसरी चीज हमको ये करनी पड़ेगी कि ये जो लॉकडाउन हम सारे जगह पर सर्ज हो रहा है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये यूके में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है। जहाँ जाए, जहाँ पर कि 50% लोग वैक्सीनेटेड हो गए, वहाँ भी सर्ज हो रहा है, क्योंकि ये डेल्टा वायरस के अगेंस्ट सिर्फ 7% ये कारगर है। फाइजर वैक्सीन अगर 2 डोजेज मिल जाए तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम लॉकडाउन को एकदम से बंद न करें। लॉकडाउन को हम धीरे धीरे। ऑडियो में काफी समस्या है डॉक्टर गांगुली, मैं चाहूंगा कि जल्दी मेरा पीसीआर उसे ठीक करने की कोशिश करें। हम आपके पास एक बार फिर आएंगे। मैं गुरु प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, आपने सुना अभी डॉक्टर एनके गांगुली को, जितना मैं सुन पाया उनको साफ तरीके से, उन्होंने कहा कि अगर हमें तीसरी लहर से लड़ना है तो हमें अपनी सप्लाई चेन दुरुस्त करनी होगी। एक डोज से काम नहीं चलने वाला है। अगर हम एक डोज लगा रहे हैं तो उससे काम नहीं चलने वाला है। लॉकडाउन के बारे में उन्होंने कहा कि सब कुछ खुलता जा रहा है, और सब कुछ खुलता जा रहा है तो हम तमाम जिम्मेदारियों के साथ उसको देखें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। आपको लग रहा है कि हम तैयार हैं आगे आने वाली अनजानी तीसरी लहर के लिए? सबसे पहले तो और बेहद ही संवेदनशील विषय पे हम लोग आज यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये बहुत आवश्यक है, और हमारे दोनों डॉक्टर्स, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, जिन्होंने हमें एक प्रकार से सावधान किया है, पूरे समाज को अलर्ट किया है। मैं डॉक्टर साहब की बातों को सुन रहा था कि भाई बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए कभी कभी मास्क हटा देते हैं। तो समाज को भी कहीं ना कहीं आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर से लगातार, देखिए, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह संकट एक अप्रत्याशित संकट था। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि दोबारा से इजराइल में, रशिया में, बहुत सारे देशों में केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस है, ये वायरस स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ये बदलती परिस्थितियों के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। तो कैसे इससे निपटना है? वैक्सीनेशन को लेकर के हमारी रणनीति स्पष्ट है। हमारे सरकार ने रखा था कि भाई इस साल के अंत तक लगभग हम लोग 216 करोड़ के डोसेस को अवेलेबल करवाएंगे। लगभग 38 करोड़ अवेलेबल हो गए हैं। पिछले साल की तुलना में आज देखिए आप, टेस्टिंग सेंटर हो, पीपीई किट हो, हर प्रकार से सरकार की एक तैयारी है। लेकिन समाज में हम
आप, हमारे डॉक्टर्स, हमारी बहन जो यहाँ बैठे हैं, हम सब का भी एक दायित्व बनता है, हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि बहुत ज्यादा अभी लैकेडाइफिकल या केयरलेस होने से बचना चाहिए। जिस प्रकार के फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं कि भाई हिल स्टेशन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज का परिचय देना चाहिए, क्योंकि ये विश्वव्यापी संकट है। अभी अगर इस वायरस के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है सर कि अगर कहीं दूर अफ्रीका में, अमेरिका में एक भी केस अगर रह जाएगा तो वो पूरे विश्व के लिए संकट पैदा कर सकता है। इसीलिए संपूर्ण मानव जाति के लिए समय है सावधान रहने का, राजनीति करने से बचना चाहिए। और गुरुप्रकाश जी, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मुझे पता है कि आप गंभीरता से बात रख रहे हैं, लेकिन आपने एक आंकड़ा दिया बहुत छोटा सा, मैं अभी रखते हुए बहन साधना भारती के पास जाऊंगा जो कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ी है। आपने कहा कि 216 करोड़ का दिसंबर तक हमने टारगेट रखा है, 38 करोड़ हम अचीव कर चुके हैं। अगर 5 महीनों में हम बाकी हिसाब देखें तो 36 करोड़ हमें हर महीने चाहिए होंगे। क्या हम उस 21 जून के आंकड़े को दोहरा पाएंगे, एक दिन में 87 लाख का जो हमने टारगेट हिट किया था? मैं साधना भारती जी के पास जाऊंगा। साधना भारती जी, क्या हम तैयार हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए, उस अनजानी लहर से जिसका भी पता नहीं है आएगी तो किस रूप में आएगी? जी आदरणीय राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 2 बातों पर ध्यान हमें देना जरूरी है। एक तो है कोविड बिहेवियर, जो हमारे हाथ में नहीं है, कब आएगा, कैसा होगा, म्यूटेंट किस तरह से करेगा वो, लेकिन हमारा अपना बिहेवियर, दूसरी बात, वो हमारे हाथ में है। कम से कम बाहर निकले, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं और सोचें कि ऐसी क्या मजबूरी है जो जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि मास्क लगाना जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका पालन सबको करना चाहिए। आत्म अवलोकन हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, गुरु प्रकाश जी ने जो कहा, मगर मुझे लगता है सरकार को भी थोड़ा सा आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। मैं इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, परंतु मुझे लगता है ये सवाल बहुत जरूरी है। जो इन्होंने कहा हमने 216 करोड़ वैक्सीन का वादा किया, इन्होंने उस वादे को तोड़ते हुए बाद में एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इन्होंने कहा कि हम 216 करोड़ नहीं दे पाएंगे, दिसंबर के एंड में हम 135 करोड़ ही प्रोवाइड करा पाएंगे। दूसरी जरूरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से भ्रम फैलाया गया वैक्सीनेशन के अलावा कि वैक्सीन को लेकर, चाहे वो डर बनाने की बात हो, और वो डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ केंद्र सरकार के नेताओं ने, चाहे वो पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो जो डार्क चॉकलेट खाने की बात करते रहे, चाहे वो आतंकवाद की आरोपी गौडसेवादी, गौडसे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, जिन्होंने ये कहा कि गोबर का लेप लगाइए, गोमूत्र पीजिए तो कोरोना नहीं होगा, वो बात अलग है, उनको हो गया था कोरोना बाद में। चाहे वो अर्जुन बेनीवाल हो जो कह रहे थे भाभी जी पापड़ खाओ कोरोना भगाओ, उन्हें भी बाद में कोरोना हुआ। तो मुझे लगता है इस तरह की अफवाह नहीं फैलाई जानी चाहिए। दूसरी जरूरी बात मैं कहूंगी, जो भीड़ को लेकर बात की जा रही है, अगर भीड़ मनाली में या किसी हिल स्टेशन में इकट्ठी होना गलत है तो मुझे लगता है वही गलत वहां भी है जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपाई गुंडे गौडसेवादी जो एकत्रित होकर एक महिला बीडीसी के घर में घुस गए और उसके जेट पर जो विरोध किया गया उसके जेट के द्वारा कि आप जबरन नहीं खींच कर ले जा सकते भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने के लिए, तो मायाराम लोधी की सरेआम घर में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। मुझे लगता है वो भी गलत है। जब लखीमपुर के अंदर जहाँ पर एक महिला की साड़ी खींची जाती है भीड़ इकट्ठा करके, तो भीड़ कहीं इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता आगे से चुनावों में ये नहीं कहेंगे कि हम हजारों की भीड़ देखकर गौरवान्वित हो रहे हैं, ओ दीदी नहीं चिल्लाएंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव में केवल धर्म जाति को धंधा बनाने के लिए, केवल कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकने के लिए कोरोना की गाइडलाइंस का वो ठीक है साधना जी, ठीक है साधना जी, आपने कोरोना की गंभीरता भी बता दी और आपने तमाम मुद्दों को भी उठा दिया जो आपके लिए एज ए प्रवक्ता के तौर पर बहुत जरूरी भी होता है। खैर, संजय गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे भी अलग सवाल नहीं पूछूंगा, पूरे देश के आंकड़े आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री की चिंता आपके सामने है, तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने बयान आपके सामने हैं। क्या हम गंभीर हैं, क्या हम तैयार हैं उस अनजानी तीसरी लहर के लिए, क्योंकि दूसरी लहर का डर अभी तक गया नहीं है? कहना चाहूंगा, वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी ने और साधना भारती जी ने राजनीतिक सारी बातें कह दी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस पर चिंता व्यक्त की और जिस तरह से अब हमारा देश कोरोना के इंतजामातों से लड़ने की कोशिश भी कर रहा है और जिस तरह से पहले जो इंतजामात थी, चिंता तो दूसरी लहर के आने से पहले भी थी और चिंता तीसरी लहर के आने के बाद, तीसरी लहर के आने से पहले भी है, मगर सिर्फ चिंता कर देने से ही बात नहीं बनती। लापरवाही तो हर स्तर पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो लोगों की तरफ से हो,
लापरवाही पिछली बार भी हुई थी, लापरवाही अब फिर हो रही है। और ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है, जो जैसा प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि तीसरी लहर कोई अपने आप नहीं आएगी, तीसरी लहर इसी तरह से आएगी। तो अब अगर इस तरह से इस चीज की चिंता करने के बावजूद भी अगर हिल स्टेशन खुलेंगे, अगर ये सब चीजें रहेंगी तो लोग तो जाएंगे ही। लेकिन हमारे देश के लिए एक सबसे सौभाग्यशाली बात एक ये है कि हमारे देश के अंदर रिकवरी जो रेट है, रिकवरी जो परसेंटेज है वो 97% से भी ज्यादा है। तो ये हमारे देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारा रिकवरी रेट 99% और 100% हो। जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और जिस तरह से हमारे देश के लोगों की इम्यूनिटी है, तो उस हिसाब से मैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि तीसरी लहर भले ही आए या ना आए, लेकिन मेरे देश के किसी भी नागरिक को कुछ भी ना हो। लापरवाहियां तो हुई थी, हो रही हैं और होती रहेंगी। वैक्सीन मिल रही है महाराष्ट्र को, क्योंकि अभी भी आंकड़े में देखूं तो महाराष्ट्र में 7,000 के कुछ ज्यादा मामले रोज आ रहे हैं 24 घंटे में। संजय जी, देखिए, वैक्सीन जिस तरह से जनवरी में लगनी शुरू हुई थी, लेकिन लोगों ने उस पर अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया था, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया था, तो बहुत से लोगों ने उस वक्त वैक्सीन नहीं लगवाई और उसी कारण से हमारे देश के अंदर करोड़ों वैक्सीन खराब भी हुई और विदेशों में भी गई। लेकिन आज ये हमारे देश के लिए शुभ संकेत है कि आज वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, हर कोई आज वैक्सीन लगवाना चाहता है। तो जब हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन तो खत्म होगी ही। ठीक है, और 100% ठीक है, मैं समझ गया आपका मतलब कि वैक्सीन अब लग रही है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, इसलिए वैक्सीन की कमी हो रही है। आप लोग बने रहिए लगातार हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अभी आपके दर्शकों के लिए बता दें कि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। मीटिंग में प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे हैं। अब ये आने वाले पंजाब चुनाव या उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात अपने आप में अहम है कि नहीं, ये आगे आने वाले कुछ दिन साफ कर देंगे। लेकिन क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी, ममता बनर्जी के भी रहे हैं, और अब अगर मुलाकात राहुल गांधी से कर रहे हैं तो उम्मीद यही है कि आगे आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर अपने समीकरण कांग्रेस के साथ फिट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जमीन पर उन्हें उतारेंगे, क्या रूप और क्या नतीजे आएंगे वो आगे ही साफ हो पाएगा। राहुल गांधी के घर पर ही दोनों की मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी इस दौरान मौजूद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ ये मुलाकात हुई है। सुमित दुबे फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। सुमित, अब क्या उम्मीद करूं? पंजाब और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं अभी जिनके जो चर्चा में भी चल रहे हैं। इन दोनों को लेकर कांग्रेस किसी नई रणनीति के साथ प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने की तैयारी में? या बिल्कुल, 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। प्रशांत किशोर अभी भी राहुल गांधी के घर पर हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं और हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम हैं और पंजाब के इंचार्ज हैं, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए मिलने के लिए। तो ये कयास लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभवतः ये मीटिंग पंजाब की क्राइसिस को सुलझाने के लिए हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर के ताल्लुकात कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काफी अच्छे हैं और कुछ दिन पहले ही उन्हें प्रशांत किशोर को अमरिंदर सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब में, उसकी पूरी कैंपेन की कमान अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर के हाथों में सौंपी हुई है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा सकता है कि संभवतः ये मुलाकात पंजाब की क्राइसिस को सुलझाने के लिए हो रही है। उसके अलावा दूसरी बात अगर कहें तो उत्तर प्रदेश का मामला भी है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दी थी। कांग्रेस पार्टी के साथ थे प्रशांत किशोर, उन्हीं के कहने पर ही समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल हुआ था 2017 के विधानसभा चुनाव में। चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ मौजूद है, उन्हें 16 तारीख को यूपी जाना है, वहाँ गठबंधन के नए। ठीक है सुमित, प्रशांत किशोर के साथ एक गठजोड़ क्या रिजल्ट लाता है कांग्रेस के लिए, भविष्य की गर्त में है, लेकिन एक नई शुरुआत हुई है और मेरे ख्याल से ये तैयारी के साथ ये मुलाकात हो रही है, तो कांग्रेस जल्दी इस बारे में स्थिति भी साफ करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, हम जल्द हाजिर होते हैं।
हम बात कर रहे हैं कोरोना के वर्तमान हालात की और उस अनजानी तीसरी लहर की जो अभी तक आई तो नहीं है, लेकिन जिसको लेकर की जा रही तैयारियां क्या काफी हैं या नाकाफी हैं? क्या हम उम्मीद ये करें कि जो स्थिति हमारी सेकंड वेव में हुई थी कहीं हम उस पर आकर खड़े हो जाएं, या फिर हम वो सारे उपाय कर रहे हैं जिससे इस तीसरी लहर को दूर धकेला जा सके? लेकिन भीड़, लोग, कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां मानते नहीं दिख रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुरुप्रकाश जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साधना भारती कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता जी शिवसेना से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एन.के. गांगुली पूर्व डीजी ICMR और डॉक्टर विवेक गुप्ता HOD कार्डियो अपोलो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत गुरुप्रकाश जी मैं आपसे ही कर लेता हूं। जो कम वैक्सीनेशन है, कम वैक्सीनेशन की बात बहुत ज्यादा उठाई जा रही है। दरअसल जो आंकड़े हैं वो कहते हैं हमें अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए 88 लाख रोज वैक्सीनेशन करना चाहिए। हमारे 54 लाख रोज की कमी है, लग रहे हैं करीब 34 लाख। तो क्या ये कम वैक्सीनेशन नए वेरिएंट की टेंशन को और बढ़ा रहा है, और क्या इस चीज को लेकर सरकार भी गंभीरता महसूस कर रही है, सरकार भी परेशानियां महसूस कर रही है अभी? देखिए, सरकार की गंभीरता पे संदेह प्रकट करना उचित नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फियर मॉन्गरिंग के बिजनेस में लगे रहते हैं, उनका दोष नहीं है। वो लगातार जब वैक्सीनेशन आ भी रहा था तो बीजेपी की वैक्सीन, हमारे लोगों को गिनी पिग बना दिया, वैक्सीन राष्ट्रवाद, लेकिन इन सब विषयों पे जाना उचित नहीं है। मैं अपनी बहन की बातों को सुन रहा था, उनको लगता है कि गाय से, गौ माता से कुछ एलर्जी है, इसीलिए बार बार आलोचनात्मक हो जाती हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति है, समझते हैं, सहानुभूति रखते हैं उनके साथ। लेकिन जहां तक वैक्सीन का संदर्भ है, जहां तक वैक्सीन का आप अपने बारे में आप बोलते हैं, अपने समय में आप बोलते हैं, आप अपने समय में बोलते हैं, हाँ आप अपनी बारे में बोलिएगा, अपने पार्टी के संस्कार का परिचय आप दे दीजिए। आप ऐसे करवा लीजिए डिबेट, मैं नहीं बोलूंगा, मैं शांत रहूंगा, आप बोलिए, आप बोल लीजिए बहन, आप बोल लीजिए पहले। साधना जी मैं मौका दूंगा। साधना जी आप रिवर्ट कीजिएगा, पूरा मौका दूंगा। गुरुप्रकाश जी, साधना जी मेरी बात तो सुनिए। अगर आप सुनेंगी नहीं उन्हें तो उनकी कार्ड भी नहीं रख पाएंगी। उनको एक बार सुन ले जो भी उनके दिल में है, और उसके बाद आप तक आता हूँ। गुरुप्रकाश जी, ये जवाब दे जिम्मेदारी। नहीं, दिक्कत उनके साथ ये है कि उनकी गलती नहीं है, उनकी शैली और उनके संस्कार ऐसे ही रहे हैं, इसलिए देश उनको हाशिए पे लेकर के आ गई। ये तो गलती उनकी नहीं है, मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ। जहां तक वैक्सीन का संदर्भ है, देखिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और दिसंबर तक सबको लगाने का जो लक्ष्य है, दिसंबर तक सबको जो वैक्सीन लगाने का लक्ष्य उसे हासिल कर लिया जाएगा। आज आप वो बोलते रहिए, आप ये देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होता है, ऐसे डिबेट नहीं होती। कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी के यही संस्कार है, आपकी गलती नहीं है, कांग्रेस पार्टी के संस्कार है ये, कांग्रेस पार्टी की यही संस्कार है। आप कुछ भी बोलिएगा, ऐसे नहीं होता है। चिल्लाइए, जो देश देख रहा है, याद रखिएगा, देश देख रहा है हमारी शैली क्या है, देश देख रहा है आपकी शैली क्या है, याद रखिएगा इस बात को बहना। बात वैक्सीन की हो रही है, गाय को ले आते हैं, बात वैक्सीन की होती है, गाय को ले आते हैं। करिए, आप बोल लीजिए, साधना आप बोल लीजिए। नहीं, मैं गुरुप्रकाश जी, साधना जी, मैं नहीं चाहूंगा मेरा डिस्कशन और इतने संजीदा सब्जेक्ट पर डिस्कशन किसी बात विवाद का शिकार हो। संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी बहुत शांति से सुन रहे हैं। संजय जी, आप उस राज्य से हैं जिस राज्य ने सबसे ज्यादा दंश झेला है। अभी भी मामले अगर 3 राज्य देखे जाए, महाराष्ट्र की स्थिति देखी जाए, केरला की स्थिति देखी जाए और कर्नाटक की स्थिति देखी जाए, कमोबेश यहाँ पर ज्यादा मामले आ रहे हैं। आपको लगता है कम वैक्सीनेशन एक टेंशन बढ़ा रहा है डेल्टा प्लस वायरस की, जिसको कहा जा रहा है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसके चलते थर्ड वेव आ सकती है? और आपने भी डॉक्टर्स को सुना, उन्होंने कहा कि 1 डोज काफी नहीं है। ठीक कहा, और थर्ड वेव आ सकती है, ये बात भी सच्ची है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव साहब मुख्यमंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं, वो दलगत राजनीति की बातें ना कर, वो इधर उधर की बातें ना कर, वो उनका ध्यान आज सिर्फ एक ही बात पर है कि किस तरह से कोरोना से हमें पार पाना है। आपने देखा होगा कि उनके कार्य की प्रशंसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी की और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी की। जिस तरह से इधर उधर की राजनीति ना करके प्रधानमंत्री साहब के साथ जिस तरह से कोऑर्डिनेशन उन्होंने किया, जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन किया, और इस बात पर बड़ी गंभीरता से वो देख रहे हैं कि किस तरह से
तीसरी लहर से पहले किस तरह के इंतजाम करने चाहिए, किस तरह से ऑक्सीजन के प्लांट कहाँ लगाने चाहिए, किस तरह से बेड की संख्या को बढ़ाना चाहिए, किस तरह से वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाना चाहिए, किस तरह से आईसीयू बेड्स को बढ़ाना चाहिए, इन सब चीजों पर उनका फोकस है। और जिस तरह से दूसरी लहर का असर महाराष्ट्र में दिखा नहीं था और वहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई थी, ठीक इसी तरह से तीसरी लहर में भी महाराष्ट्र ही सबसे पहला वो स्टेट होगा जो इस बात को प्रमाणित करेगा कि तीसरी लहर में किस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपने इंतजाम किए, बजाय इधर उधर की राजनीति करने की बजाय। ठीक है संजय जी, ठीक है। डॉक्टर एन के गांगुली, क्या कम वैक्सीनेशन जो रेट है, जो एक्सपेक्टेड है, मैं कम वैक्सीनेशन को जोड़ रहा हूं डबल डोज वैक्सीनेशन से, क्या सिंगल डोज काफी है? और डबल डोज अगर नहीं हो पा रहा है, क्या ये थर्ड वेव या डेल्टा प्लस की सीवियरिटी को बढ़ा सकता है? एक्चुअली ये आंकड़ा आ चुका है कि सिंगल डोज काफी नहीं है। अगर आपको मृत्यु से बचना है, सीवियर इन्फेक्शन से बचना है, तो 2 वैक्सीन की डोज लेना जरूरी है। तो वो अगर नहीं होगा तो देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम। तो बट जो वैक्सीन के सप्लाई चेन के अलावा जो और बहुत बड़ी चीज है कि वैक्सीन हेजिटेंसी है, पर्टिकुलरली गांव में और बी ग्रेड और सी ग्रेड शहरों में लोगों में भ्रम है और वैक्सीन के प्रति उनको जागरूक करना पड़ेगा। कम्युनिटीज के साथ हमें वर्क करके उनको बताना पड़ेगा कि वैक्सीन एक ओनली उपाय अब हमारे पास रह गया है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का। वो दोनों काफी डिफिकल्ट है गरीब तबकों के लोगों के लिए, तो वैक्सीन हेजिटेंसी हटाना पड़ेगा और वैक्सीनेशन में हमें एथिक्स और इक्विटी लानी पड़ेगी। जो लोग गरीब हैं, जो लोग माइग्रेंट हैं, ट्राइबल हैं, जो लोग डिस्टेंट पॉपुलेशन है, उन तक हमें पहुंच के उनको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम 70% लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं तब ये रुकेगा नहीं। फाइनल चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सरकार के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। सिर्फ रूल बनाने से नहीं हो जाता है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, उनको भागीदार बनाना होगा। अपनी जिम्मेदारी लोगों को निभानी होगी, भागीदार बनना होगा, कोऑपरेट करना होगा, सबको साथ आना होगा। एक भी इन्फेक्टेड रह गया तो ये समझिए पूरा देश इन्फेक्टेड है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, क्या 70% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव करने पर ही हम मान सकेंगे कि कोरोना अब हमारे यहाँ वो रूप नहीं दिखाएगा? 70% से अचीव करने में हमें एक लंबा वक्त तय करना है। जिस हिसाब से वैक्सीन उस का विषय कोविशील्ड है, कोवैक्सीन की में 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि मोर वैक्सीन के लिए आपको शायद कुछ कम लोग हुआ कि तो वैक्सीन अमेरिका में हुई है, वैक्सीन अप्रूव हुई है, तो इस वजह से वो भारत में आके उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात कि वैक्सीन अगर हम करें 2021 में हम कर रहे हैं, उसमें हमको के अलावा कुछ होता है लॉकडाउन उतना करना पड़ता। बात और मैं कहूंगा, हमें तैयारी की 2 बातें हैं, जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, दूसरी दवाइयां। 2-3 दवाइयां काफी कारगर हुई, जिसमें DRDO 2DG है, इसको अभी तक अपने डोज में माना गया। मेरा कहना है कि इसको माइल्ड में इस्तेमाल करने के लिए मात्रा को काफी बहुत सस्ती दवा इसको रखना सरकार में। अगर कोई आया तो हमें बुखार नहीं, हमें लगता है कि पेशेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो जाए, पेशेंट को वेंटिलेटर या रिक्वायरमेंट हो जाए, उसको रोकने के लिए इज ए वेरी गुड मेडिसिन। सेकंड, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वो महंगी है, उसको हमें किस तरह से जो अमेरिका करती है उसे बात करके सस्ते में लाके काफी मात्रा में थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, ऐसी आशंका है कि आएगी। 1.7 टाइम्स इट इज मोर डेंजरस। तो हमको उसके लिए तैयारी करने के लिए केवल वैक्सीन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और आरोप की राजनीति करके सारी पार्टियों को एक एक्टिव प्लान बनाना, जिसमें कि सारी पार्टीज मिलके, खास करके
का अप्रोप्रिएट के लिए करके जो हो रहे हैं उसमें एक ज्यादा और जागरूकता की बात है। हमारे जो है हमारा प्रदेश है तो वहां पे विश्वास करते हैं, सोचते हैं कि आप डॉक्टर विवेक गुप्ता इसकी सीवियरिटी तो बता रहे हैं कि अगर डेल्टा प्लस असर में आ जाता है तो 1.7 गुना ज्यादा डेडली होगा, यानी करीब करीब 2 गुने के करीब पहुंच जाती है बात। लेकिन सबके साथ आने की बात यहां पर आप जोर दे रहे हैं क्योंकि आपकी भी अपनी सीमाएं हैं, अपने एक्सपर्टीज से ज्यादा आप उस पर जाएंगे नहीं। साधना भारती मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। साधना जी, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इस पार्टी में हर वर्ग हर पेशे से लोग आते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी होंगे। आपके यहां जो अपना डिस्कशन हो रहा है कोरोना के हालात को लेकर, वो किस उम्मीद को जगा रहा है? क्या आपके यहां जो तमाम डॉक्टर्स हैं, क्या वो मिक्स एंड मैच के बारे में सोच रहे हैं कि ये तरीका हो सकता है सब तक पहुंचने का? और क्या कुछ है जो कांग्रेस सोच रही है आज के हालात में कोरोना को लेकर? देखिए आदरणीय राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, यही चर्चा है। और दूसरी चीज, जैसा कि अभी आपके एनालिस्ट आपने बिठा रखे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि डेल्टा पर तो जो असर है वैक्सीन का वो बताया, मगर डेल्टा प्लस पर क्या असर होगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जो वैज्ञानिक है उनको चर्चा करके सरकार के सामने जाना चाहिए। सरकार को ये बात रखनी चाहिए स्पष्ट तरीके से कि डेल्टा प्लस पे क्या असर होगा। दूसरी बात मैं जरूर रखना चाहूंगी, क्योंकि गौमूत्र को लेकर बात की जाती है, गोबर को लेकर बात की जाती है। देखिए, मैं तो बचपन से प्रवचन करती हूँ, गाय माता की सेवा भी करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप गौमूत्र का सेवन तो करें लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन मत लगाइए। इस तरह का भ्रम कि गौमूत्र पी लो, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं। जैसे बाबा राम आप बोलिए, बाबा रामदेव कर गए, तो इससे भ्रम पैदा होता है। जिनके शासन में सबसे बड़ा बीज का निर्यातक देश हिंदुस्तान बन गया, उनके शासन में आज इसके गुरु प्रकाश जी आपको मौका दूंगा और वक्त आपका होगा। साधना जी को सुनते हैं। दूसरी बात, जिनके शासन में सबसे बड़ा बीज का निर्यातक बन गया हिंदुस्तान, वो लोग मम्मी है और चुनाव जाते गाय तो बड़ी यम्मी है। ऐसा मत करो, यही गौरव नीति के खिलाफ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे संस्कार क्या है मैं जानती हूँ, लेकिन आपके संस्कार क्या है भाई साहब? जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के अंदर एक महिला के जोर जबरदस्ती का विरोध करने के कारण मायाराम लोग। साधना जी बहुत अच्छी बात है। इस बात को आप दूसरी बार उठा रही हैं और हम कई बार उठा चुके हैं, लेकिन हर चीज को उठाने का एक वक्त होता है। अभी मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। मैं गुरु प्रकाश जी से लास्ट कमेंट लूंगा। गुरु प्रकाश जी, आपका लास्ट कमेंट, क्या हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो तमाम उपाय किए जा चुके हैं? संक्षेप में। नहीं, इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने इनकी पार्टी के नेता के बारे में क्या कहा था, कमलनाथ जी ने दलित महिला के बारे में क्या कहा था। थोड़ा आत्मकथन करिए आप लोग। जब फिर आप लोग अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हो, अपने संस्कार का परिचय मत दीजिए। साधना दीदी, आपने अपने बन दिया था, आपने अपने समय में बात की, इसलिए जनता आपको 50 एमपी से लेके आ गई है। 50 सांसद है आपके, जनता क्या बात की? 50 एमपी है आपको। में बात हो रही, दूसरी बात है तो 50 एमपी है आपके। उत्तर प्रदेश में क्या औकात है आपकी पार्टी की? आपकी पार्टी की औकात क्या है देश में? आपकी पार्टी की औकात क्या है? आपकी पार्टी की औकात क्या है मुझे बताइए। आपकी पार्टी को एमपी कहते हैं, अपना अध्यक्ष। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि किसी की भी कोई औकात जैसा शब्द हम इस्तेमाल ना करें। हम चाहते हैं देश की अपनी सामर्थ्य इन तमाम शब्दों से कहीं ज्यादा आगे बढ़े। सभी को हम वैक्सीनेशन दें, सभी को वैक्सीन देने में सभी का सहयोग हो और इस सभी के सहयोग से हम कोरोना को हरा पाएं। इसी तरह की उम्मीद मैं लगा पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि अनर्गल हम वार्तालाप बहस में इस पूरे मुद्दे को कहीं भी किनारे ना छोड़ दें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।